Good morning, everyone. My name is Ankit Khan. Welcome back to my channel. Today, we are going to cover 6 September quick current affairs. Let's start. सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप सीबीआई रिजल्ट्स रूलिंग ऑन केजरीवाल बेल। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा इस फर्स्ट पेज पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आर नोट देयर। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बेसिकली केजरीवाल जी का अरेस्ट हुआ था। केजरीवाल जी का अरेस्ट 21 मार्च को अरेस्ट हुआ था ईडी के केस में। फिर 26 जून को सीबीआई ने अरेस्ट किया था उनको। फिर लेकिन 12 जुलाई को ईडी के केस में उनको बेल मिल गई थी। और फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके अरेस्ट को अपहोल्ड कर दिया था 5 अगस्त को, जो उन्होंने वापस किया था। अब वापस जो ये है, अभी इसमें कोई रिमार्क्स नहीं आया है, बट इसमें क्या कह रहा है, जो प्रोबिंग एजेंसीज हैं वो ये कह रही हैं कि भाई अगर आप इनको बेल दे दोगे तो दिल्ली हाई कोर्ट को डिमोरलाइज करोगे। तो उसी के कंपैरिजन में कोर्ट ये कह रहा है कि भाई आप इसकी चिंता मत करो कि कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और ये किसी मर्सी पे थोड़ी दी जा रही है, ये कुछ ग्राउंड्स के बेसिस पे दी जा रही है। जैसे मिस्टर सिसोदिया जी को और के कविता जी को दी थी। उनको 3 ग्राउंड पे दी थी कि भाई like prolonged incarceration, no possibility of completion of trial in the near future, and process becoming the punishment। कि भाई तुम्हारा कोई कन्विक्ट तो हुआ नहीं, तुम प्रूव कर नहीं पा रहे और दिख भी नहीं रहा कि नियर फ्यूचर में तुम इसको कंप्लीट कर पाओगे। तो उस केस में ये कह रहे हैं कि भाई तो इस ग्राउंड के बेसिस पे हमें बेल की ग्रांट करनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरे को ये लग रहा है कि जल्द ही केजरीवाल जी को बेल मिल जाएगी। उसके बाद सेकंड जो है, इफ यू डोंट लाइक टू वर्क इन इंडिया देन प्लीज डू नॉट वर्क। हाई कोर्ट ने विकिपीडिया को बोला है। एशियन न्यूज इंटरनेशनल जो है उसने विकिपीडिया के अगेंस्ट केस किया हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये एलिज्ड फॉल्स against Wikipedia over alleged false, misleading and defamatory contents in the ANI page on the platform। बेसिक तो फिर हाई कोर्ट ने बोला विकिपीडिया को, कोई आपके एडिटर जो आपके पेज पे जिसने एडिट किया है, क्या आप उसका मेरे को उसके बारे में डिटेल्स दो। और देन विकिपीडिया रजिस्टरिंग उनसे मैंने दे आर सेइंग कि दे आर नॉट लाइकिंग इंडिया। तो फिर उन्होंने हाई कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया कि अगर आप नहीं लाइक करे तो डोंट वर्क इन इंडिया। अब वर्टिकल फिस्कल बैलेंस में थोड़ा सा ये इकोनॉमिकल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है, बट मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा दूंगा इसको। ओवरऑल सिचुएशन क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट टैक्स को कलेक्ट करती है, एंड वो टैक्स कलेक्ट करती है ऑब्वियसली स्टेट्स के बंदों से। तो अब उसमें स्टेट्स का भी शेयर है, तो उसको वर्टिकल डेवोल्यूशन बोलते हैं। और जब आपस में स्टेट्स हॉरिजेंटली बांटती हैं तो वो हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं, 15th फाइनेंस कमीशन जो था उसने ये बोला है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट्स लगभग 61% एक्सपेंडिचर करती हैं, बट उनको रेवेन्यू रिसिप्ट का सिर्फ 38% मिल रहा है। तो उसके चक्कर में वो जो है डिपेंड है यूनियन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पर। सो अब इसको रेज किया जाए। तो उस टाइम पे इन्होंने 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला था 42% के आसपास आप इनको दे दो, बट हो जाएगा। बट आज की कैलकुलेशन के बेसिस पे 49% मिलना चाहिए। बट जो स्टेट्स हैं वो डिमांड करें कि एटलीस्ट 50% मिलना चाहिए, ताकि हमें यूनियन गवर्नमेंट की तरफ नहीं स्टेक करना नहीं देखना पड़े इतना। ओवरऑल क्या रहता है कि जब जो एक एक फिजिकल डेफिसिट निकालते हैं, कैसे दो तरीके से निकालते हैं। ये जो वर्टिकल फिजिकल है कि पहला, जो गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट जो खुद अर्न करती है, प्लस उसको जो यूनियन गवर्नमेंट से मिलता है डिवाइडेड बाय उसके एक्सपेंडिचर। अगर वो लेस देन 1 है तो इसका मतलब उसको पैसे और चाहिए। और जो लेस देन 1 है उसको 1 से माइनस करेंगे तो उसका उसका डेफिसिट परसेंटेज आ गया। तो इसको वर्टिकल फिजिकल है। तो इसका जो अभी उनको मिलता है 38% के राउंड अबाउट, जो कि 42-41% के राउंड अबाउट मिल भी जाएगा नेट प्रोसीड्स का। बट उसमें से जो है अभी ये स्टेट गवर्नमेंट सीख करे कि 50% मिले हमें, क्योंकि उनके एक्सपेंडिचर ज्यादा है। और नेट प्रोसीड्स में बेसिकली वो आते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, बट उसमें सेस हटा देती है वो, और कॉस्ट ऑफ कलेक्शन हटा देती है, एंड उसके बाद सरचार्जेस भी हटा देती है। तो उसके बाद जो नेट प्रोसीड मिलता है उस पैसे को आगे बांटते हैं। अब दास अर्जेस प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट बिग टू सस्टेन ग्रोथ। बेसिकली क्या है, दास शक्ति कांता दास आरबीआई गवर्नर है, जो कि सेकंड टाइम फाइनेंस गवर्नर ऑफ द ईयर ग्लोबली लेवल पे चुने गए थे। इन्होंने ये बोला है कि भाई
कॉरपोरेट सेक्टर को, इधर बैंक्स है, इधर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इधर सर्विसेज सेक्टर में आईटी है, उनको जो है कैपेक्स जो है बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो ग्रो कंजप्शन डिमांड रिवाइव हुई है उसको बढ़ा, वो सस्टेन रहे, और ग्रोथ जो है इकोनॉमी की वो सस्टेन रहे। अब सेकंड चीज क्या है, चाइना और अफ्रीका की समिट है, जी प्लेइंग $50 बिलियन फंड्स हेल्प फॉर जॉब क्रिएशन। बेसिकली अफ्रीकन कंटेंट में अप्रोक्सीमेटली 57 कंट्रीज हैं, और उसमें से लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो नाइजीरिया की है, उसके 20 करोड़ पॉपुलेशन है। सेकंड है साउथ अफ्रीका की, थर्ड है इजिप्ट की। तो ये तीन मेजर कंट्रीज हैं। अब इसकी समिट में क्या है, 50+ अफ्रीकन लीडर्स जो है, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस आर अटेंडिंग दिस वीक चाइना अफ्रीका फोरम। उसमें $10 बिलियन का तो ये क्या है, क्रेडिट दे रहे हैं, असिस्टेंस दे रहे हैं। बाकी ये अपनी चाइनीज फर्म को भी वहां पे बोलेंगे कि भाई चाइनीज फर्म को कैपेक्स करो, फिर हम भी, और डायरेक्ट $10 बिलियन भी ले रहे हैं। और बाकी उन सारे केसेस में ये प्रोमिस कर रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट करवाएंगे, आपके यहाँ पे जॉब क्रिएशन करवाएंगे, लगभग 1 मिलियन जॉब क्रिएशन करेंगे, और सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह को भी ट्रेन करेंगे। उसके बाद जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने माइकल बर्नियर को पीएम बनाया है नया। अल्दो दे वो उनकी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, वो जो है सेंट्रिक पार्टी से है, कि भाई जो लेफ्ट विंग होती है, एक राइट विंग होती है, उन दोनों के बैलेंस कोऑर्डिनेट करके सेंटर विंग से इमैनुअल मैक्रोन बिलोंग करते हैं। बट जो ये है क्या कहते हैं, बट ये सेंट्रिक से नहीं करके राइट विंग से करते हैं, और ये नेगोशिएटर भी थे जब यूके का यूरोप से एग्जिट हुआ था, जिसको ब्रेग्जिट बोलते हैं। तो इस एवरीवन इज विलिंग टू बी माइकल बार्नियर एज ए न्यू पीएम फॉर द फ्रांस। उसके बाद मैक्सिमम जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है और सब कुछ है, वो सेबी की परफॉर्मेंस के ऊपर समन जारी कर सकती है। मतलब ये दिस इज नॉट दैट मच। अभी क्या तो आईसीआईसीआई ने भी 16.5 करोड़ रुपए को इनका इनको पेंशन दी हुई है, तो उसका लॉजिक नहीं मिला था। लोगों ने अपोजिशन लोगों ने कंप्लेन भी की थी, बट उसके केसेस में ये लग रहा है कि इन्होंने सही ढंग से जांच नहीं करवाई सेबी ने, इसलिए इसके ऊपर अब एलिगेशंस वगैरह लग रहे हैं। और हिंडनबर्ग वाला और वो वाला तो था ही कि ओवरसीज में इनके शेयर्स थे। सेकंड चीज क्या है कि अमेजन जो है $3 बिलियन का एक्सपोर्ट करता था 2023 में, अब 2024 में $5 बिलियन का हो रहा है। और ये पहले चाइना से करता था मैक्सिमम, अब चाइना का शेयर खा रहा है, तो इंडिया से हो रहा है, तो विच इज गुड थिंग फॉर इंडिया। बट हाँ, ऑब्वियसली मोनोपोली टाइप की चीज हो रही है, तो दैट thing is also not मतलब questionable, but overall Indian economy is doing well because of this। और वॉलमार्ट प्लान कर रहा है कि $10 बिलियन का बाय करेगा अप टू 2027 तक इंडिया से, जो कि $3 बिलियन तक बाय करता था 2020 तक। अब इंडिया ने सिंगापुर के साथ चिप मैन्युफैक्चरिंग और चिप टेक्नोलॉजी के अंदर काफी वो किया है, क्या कहते हैं, आपस में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रेटेजिक कनेक्शंस बनाए हैं। और साथ में साइबर सिक्योरिटी पे भी काम करने पे, सुपर कंप्यूटिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आपको बता दूं सिंगापुर के पीएम जो है लॉरेंस वोंग है। और जो मोदी जी गए हैं वो इनसे तो मिले ही हैं। उसके अलावा 15 टॉप कंपनीज के और इन्वेस्टमेंट कंपनीज के सीईओ से भी वहां पे मिलेंगे। तो ये सारे डिस्कशन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, क्लिनिकल इंडस्ट्रीज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सुपर कंप्यूटिंग में, 5G में, साइबर सिक्योरिटी में, इनमें मिलके काम करेगा। उसके बाद ओपेक प्लस, अभी क्या न्यूज आई थी कि ओपेक प्लस जो है वो अपना ऑयल का आउटपुट रिड्यूस कर रहा है। अब उससे होगा क्या, आउटपुट रिड्यूस होगा तो डिमांड तो लगभग सेम ही है, डिमांड सेम है, तो प्राइसिंग जो है वो बढ़ जाएगी। बट अभी क्या है, 9 मंथ लोवेस्ट प्राइस चला गया है ऑयल का, मतलब पेट्रोल डीजल ऑयल सबका। तो इस करके ओपेक प्लस कंट्रीज क्या कंट्रोल करती रहती है। ओपेक है, और ये अब ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज है। इसका हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रेलिया में। इसके 12 ओपेक मेंबर्स हैं, 10 ओपेक प्लस मेंबर्स हैं, 6 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। सेक्रेटरी जनरल हैथम अल गैस है। एस्टेब्लिशमेंट बगदाद इराक में हुई थी। अब मेंबर्स में, ओपेक मेंबर्स में सऊदी, यूएई, कुवैत, इराक, ईरान, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, कोंगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ये
ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। नॉन ओपेक में अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रसिया, साउथ सुडान, सूडान। तो ये भी एक वो है। तो इनका काम होता है कि स्टेबल मेंटेन स्टेबल ऑयल मार्केट, और उसके हिसाब से ये अपनी प्रोडक्शन वगैरह का करते हैं। तो अभी अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो है ये थोड़ा बहुत डिले, इसको डिले करेंगे 2 मंथ्स, और उसके बाद ये थोड़ा-सा प्रोडक्शन में कट करेंगे। अब जो हमने डिस्कशन किया था कि इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड का शेयर बढ़ रहा है, तो अब उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि इंडिया जो है उसके पास 9.8% हो गया है, 846 टन है, और जो कि 9th नंबर पे आ गया पूरे वर्ल्ड के अंदर। इंडिया के पास जो गोल्ड का स्टॉक है, अगर यूएस के पास देखोगे तो आप 8,133 टन है, और इंडिया के पास है 840 टन, और चाइना के पास देखोगे तो 2,264 टन, जो कि सिर्फ 5.1% है उनके फॉरेक्स रिजर्व का, विच सिम्स कि भाई उनका फॉरेक्स रिजर्व काफी हाई है। एक छोटी सी न्यूज़ ये भी थी कि भई सेलिब्रिटी टैक्स पेयर कितना कर रहे हैं। एसआरके ने टैक्स पे किया है 92 करोड़। थलापति जो साउथ के स्टार हैं उन्होंने पे किया है 80 एप्रोक्स करोड़, और स्पोर्ट्स फ्रैटर्निटी में विराट कोहली ने 66 करोड़ का टैक्स पे किया है। बाकी सलमान खान ने 75, अमिताभ बच्चन ने 71 करोड़, अजय देवगन ने 42 करोड़, रणबीर कपूर ने 36 करोड़, इस तरह के टैक्सेस पे किए। इवन पंकज त्रिपाठी ने 11 करोड़ पे किया है, एंड आमिर खान ने 10 करोड़। फिर वर्ड ऑफ द डे आज का एक्सकोरिएट, इसका मतलब है स्ट्रोंग अप्रूवल ऑफ, मतलब किसी चीज को ना मानना। एक्सकोरिएट, ही वाज एक्सकोरिएटेड एज ए सेक्सिस्ट। So thank you for the day, have a good day, bye bye, take care।